वेलकम फ्रेंड्स, हम सभी लोग मेटलर्जी के नेक्स्ट टॉपिक में आ गए हैं और इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं। मैं बात करने से पहले एक ब्रीफ रिवीजन कर लेता हूं। पहले धातु निष्कर्षण टॉपिक हम लोगों ने पढ़ना था। उसके लिए हम लोगों ने अयस्क से खान से अयस्क को निकाला था, फिर अयस्क को पीसा, उसका सांद्रण किया। सांद्रण करने के बाद फिर हम लोगों ने उसका ऑक्सीकरण किया। ऑक्सीकरण करने का मतलब है हमने निस्तापन और भर्जन की प्रक्रिया लगाई। निस्तापन और भर्जन की प्रक्रिया के बाद अब हमें दो प्रोसेस एक साथ करने थे। एक प्रोसेस में तो हमें धातु ऑक्साइड को बदलना था धातु में, मतलब हमें उसका करना था अपचयन। और कौन सा अपचायक लेंगे इसको मैंने जस्ट पिछले वीडियो में आपको बताया था। अपचायकों को चुनने के लिए हमें जिस आरेख की जरूरत पड़ती है उसको हम बोलते हैं एलिंगम आरेख। अब अपचयन की कौन सी विधियां होती हैं, उन विधियों को हमने अभी पहले यहाँ पर रोक लिया। अभी हम अपचयन की कई सारी विधियां यहाँ पर बताएंगे कि कैसे कैसे अपचयन कराते हैं और धातुओं को प्राप्त करते हैं। मगर यहाँ पर अपचयन के साथ साथ हम एक और प्रक्रिया कराते हैं जिसका नाम होता है प्रगलन। प्रगलन प्रक्रिया क्या होती है मैंने अपने पिछले वीडियो में कवर भी किया था। प्रगलन को एक ब्रीफ नोट के तौर पर मैंने आपको बताया था। यहाँ पर मैं प्रगलन का डिटेल ले रहा हूँ और उसके बाद जब हम प्रगलन के बाद हम पढ़ेंगे अपचयन की विधियां और फिर इन दोनों प्रोसेस को जब कंबाइन करके हम फाइनली देखेंगे तो हमको मिलेगी अशुद्ध धातु और फिर उससे हम प्राप्त करते हैं धातुओं का शोधन करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रगलन की। देखो प्रगलन क्या चीज होती है, उसके लिए आप सबसे पहले क्वेश्चन समझ लो पेपर में आता क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड का और ये क्वेश्चन मैंने नीचे लिखे हुए हैं। बेसिकली समझाने के लिए थोड़ा सा झुकना ना पड़े इसलिए मैंने नीचे लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बात्या भट्टी, ये जो भट्टी आपको दिख रही है इसका नाम है बात्या भट्टी। अभी बताता हूं मैं इसको। बात्या भट्टी में कौन सी रासायनिक प्रक्रिया संपादित कराई जाती है? आंसर याद रखिए, कौन सी प्रक्रिया होती है? प्रगलन। आपको पूछा जाता है बात्या भट्टी में कौन सी प्रक्रिया होती है? प्रगलन। रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए। अभी रासायनिक समीकरण कैसे लिखेंगे वो हम आपको याद कराते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी क्वेश्चन को पूछने का एक और तरीका है कि प्रगलन प्रक्रिया किस भट्टी में कराई जाती है। ऑब्वियस सी बात है, अभी भी नाम याद किया बात्या भट्टी में। भट्टी का नामांकित चित्र बना हुआ है। चित्र समझा देंगे आपको, बना लोगे। उसके बाद है गालक क्या होते हैं। गालक अभी हम समझा रहे हैं, आप क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गालक क्या होते हैं और ये धातुमल का निर्माण किस प्रकार करते हैं। तो ये तीन क्वेश्चनों का आंसर हमें यहाँ पर मिलने वाला है। देखिए हमने आपको प्रगलन के बारे में क्या याद कराया था कि हमारा जो अयस्क है उसमें कई ऐसी अशुद्धियां होती हैं जो भर्जन में निस्तापन में निकल नहीं पाती हैं। वो अशुद्धियां अभी भी ज्यों की त्यों हैं, अगलनीय हैं, अभी तक उनका कोई कुछ नहीं हो पाया है। तो हमारा टारगेट ये है कि जो अयस्क है उसमें जो अगलनीय अशुद्धियां हैं उनको गलनीय धातुमल में बदल दिया जाए। बदलने के लिए हम उसमें कुछ चीजें मिलाते हैं। तो देखो हमने वही भाषा लिखी हुई है, उसको आप समझिएगा कि अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों को गालक के साथ, गालक क्या है बता रहे हैं, गालक के साथ गर्म करके गलनीय धातुमल क्या चीज है अभी मैं ये भी बता रहा हूं, धातुमल में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? प्रगलन कहते हैं। समझ में आ रहा होगा कि अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों को गालक के साथ मिलाकर यदि गर्म किया जाए तो वो अशुद्धियां अगलनीय के वजह गलनीय धातुमल का निर्माण कर लेती हैं और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रगलन। प्रगलन कराया कहाँ जाता है? आंसर है बात्या भट्टी में। बात्या भट्टी होती कैसी है? आपके सामने दिख रही है। बात्या भट्टी के तीन हिस्से होते हैं। देखो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं हॉपर, नाम लिखा हुआ देखो हॉपर। ये जो बीच वाला हिस्सा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बॉडी और वॉश। ये दो शंकुआकार से बना हुआ है। देखो ये ऊपर वाला शंकु लंबा सा है और ये नीचे वाला शंकु छोटा सा है। इसको बोलते हैं बॉडी और ये बोलते हैं वॉश, ठीक है। ये बॉडी वॉश बीच वाला हिस्सा है और जो नीचे वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं हर्थ या चूल्हा। लिखा नहीं मैं लिखूंगा अभी, इसको बोलते हैं हर्थ या चूल्हा। इसके तीन हिस्से हैं। ये जो हॉपर है इस हॉपर में हम क्या मिलाने वाले हैं? वही अयस्क जिसमें अशुद्धियां मौजूद हैं अभी भी, और उसके साथ क्या मिलाएंगे? कोक। कोक मतलब आपको पता है हमने बताया था
अपचायक पदार्थ कोक भी हो सकता है, मतलब कार्बन भी हो सकता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकता है, दूसरे भी हो सकते हैं, बट अभी यहाँ पर जो हम अपचायक पदार्थ यूज कर रहे हैं उसका नाम क्या है, कोक या कार्बन। तो हमने क्या लिया है, चार्ज मतलब जो अयस्क है उसको हम बोलते हैं घान पीस के बनाते हैं, सांद्रित वांद्रित कर लेते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज प्लस कोक प्लस फ्लक्स। फ्लक्स गालक है। अब गालक कौन सा लेते हैं बात करते हैं। चार्ज, कोक और फ्लक्स को हमने मिला करके ऊपर से नीचे गिराया। अब देखो अगर हम ऐसे पटक देंगे तो ये सीधा नीचे गिर जाएगा, तो हम एकदम से नहीं गिराते हैं। हम क्या करते हैं, ये जो कोन है, देखो आप एक त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज जो आकृति है वो शंकु की आकृति है और एक रस्सी बंधी हुई है, ये घिरनी टाइप की है। इस रस्सी को अगर हम ढीला करेंगे तो ये शंकु नीचे आ जाएगा, और ये जो मटेरियल लाल लाल रंग का है ये सब कहाँ गिर जाएगा, भट्टी के अंदर। और जैसे ही भट्टी के अंदर गिरेगा हम शंकु इस घिरनी से रस्सी को फिर से क्या कर देंगे, खींच देंगे, तो शंकु अपनी जगह पर वापस फिट हो जाएगा। इसका मतलब हम एक झटके में थोड़ा बहुत चार्ज, कोक और फ्लक्स नीचे गिराते हैं, सारा का सारा ना गिर जाए तो हम इसको फिर से कस देते हैं, फिर गिराते हैं, फिर कस देते हैं, फिर गिरा देते हैं, फिर कस देते हैं। तो ये एक तरह का कप है और ये एक तरह का कोन है, और इस तरह की जो व्यवस्था है उसको हम क्या बोलते हैं, कप कोन अरेंजमेंट। ये इस तरह की व्यवस्था है ऊपर वाले हिस्से में, इसको हम क्या बोल रहे हैं, हॉपर। ऊपर वाला हिस्सा हॉपर है जिसमें कौन सी व्यवस्था है, कप कोन व्यवस्था है। जो मध्य वाला हिस्सा है वो दो शंक्वाकार भाग से मिलकर बना होता है, ऊपर वाला कोन और नीचे वाला कोन। ऊपर वाला जो लंबा शंक्वाकार भाग होता है उसको हम बोलते हैं बॉडी, और नीचे वाला छोटा शंक्वाकार भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वॉश। ये जो निचला हिस्सा है जिसको हम बोल रहे हैं वॉश, उसमें ये देखो गर्म हवा को भेजने के लिए यहां से हम भेजते हैं हॉट एयर। क्या चीज भेजते हैं, गर्म हवा, हॉट एयर को भेजते हैं। और इन जगहों से जहां से हम हॉट एयर को भेजते हैं उसको बोला क्या जाता है, ट्यूब। यहां से हम हॉट एयर भेजते हैं। हॉट एयर जब यहां जाएगी तो उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। हमने मान लिया कि इसका टेम्परेचर 1600 है, हो गए 1600 क्यों माना, 2000 मान लो। खैर ये टेम्परेचर हमने कितना लिया, 1600। जब ये हवा गर्म थी, धीमे धीमे उठ के ऊपर जाएगी तो हम क्या देखेंगे कि ये हवा ठंडी होने लगेगी, और 1600 से घटकर इसका टेम्परेचर 1000 होगा, 500 होगा, 200 होगा। एक रैंडमली मैंने टेम्परेचर लिख दिए हैं, और इस तरह से ऊपर से नीचे जाने पर हवा जो है वो ठंडी होती जाएगी, और इस टेम्परेचर को हमने लिखा हुआ है। अब आप बताओ, ऊपर से जो घान है, कोक है, फ्लक्स है, ये इस एयर के कांटेक्ट में आएगा, मतलब गर्म हवा के कांटेक्ट में आएगा, मतलब वो गर्म होगा, और गर्म होने पर रिएक्शन होगी। वो रिएक्शन कौन सी होगी अभी हम बात करते हैं। और रिएक्शन के बाद आपको दो चीजें मिलने वाली हैं। एक धातु जो कि पिघली हुई अवस्था में होगी, उसका घनत्व ज्यादा होता है तो वो नीचे बैठ जाएगी, इसको हम क्या बोलते हैं, मोल्टन मेटल या पिघली हुई धातु। और उसके ऊपर जो तैरता है वो होता है धातुमल, चूंकि इसका घनत्व कम होता है इसलिए ऊपर तैरता रहता है, इसलिए ऊपर वाले छिद्र से हम लोग क्या चीज निकाल लेते हैं, स्लैग। तो ये ऊपर वाला हिस्सा निकालते हैं स्लैग का, और निचला वाला हिस्सा निकालते हैं पिघली हुई धातु का। तो ये हमारी बात्या भट्टी है। अगर हम आपसे बोलें कि इसकी लैंग्वेज लिखो, बात्या भट्टी का वर्णन करो, तो आप क्या लिखोगे, बात्या भट्टी स्टील की बनी होती है जिसके अंदर अग्निसह ईंट का अस्तर लगा होता है। ध्यान से समझना, ये पूरी जो भट्टी है ये स्टील की बनी हुई है। स्टील ड्यूरेबल है, जंग नहीं लगती है, काफी लंबे समय तक रख सकते हैं। तो स्टील की बनी हुई ये भट्टी है, और उसके अंदर अग्निसह ईंटों का अस्तर है। अग्निसह ईंटों का अस्तर का मतलब ये हुआ, जैसे आप कहते हो वाटर प्रूफ, मतलब पानी उस पर गिर जाए तो गीला ना हो, तो उसको हम बोलते हैं वाटर प्रूफ। इसी तरह से हम बोलते हैं फायर प्रूफ, जिसमें आग ज्यादा तेज गर्म हो जाए और वो ठंडा हो जाए तो उससे वो चीज खराब ना हो, तो उसको हम बोलते हैं फायर प्रूफ। तो ऐसी ईंटें हैं जो गर्म करने पर, ठंडी करने पर खराब ना हो, उसको हम बोलते हैं अग्निसह ईंट। तो स्टील की बनी हुई एक भट्टी है, इसकी लंबाई 10 मीटर से लेकर के और 30 मीटर तक हो सकती है। अब ऐसी भट्टी जो बड़े लेवल की होती है मैंने वो बनाई है। आप अपने जब किताब देखोगे तो उसमें अलग अलग तरह की भट्टियां आपको देखने के लिए मिलेगी, बट अगर एक लंबी भट्टी होती है जो कि 30 मीटर तक लंबी होती है, जो लोहे की या आयरन की, हम मेटलर्जी जब पढ़ेंगे उसमें जिस भट्टी का हम डिस्कशन करेंगे वो भट्टी कुछ इस तरह से होती है। मैंने उसी भट्टी को यहाँ पर आपको उदाहरण के लिए ले लिया है कि ये भट्टी 25 से 30 मीटर लंबी स्टील की बनी है।
अंदर की तरफ अग्निशय ईंटों का अस्तर लगा हुआ है। इस भट्टी के 3 हिस्से होते हैं। ऊपरी हिस्से को हम बोलते हैं हॉपर, जिसमें कप कोन व्यवस्था होती है, और ऊपर से हम घान, कोक और फ्लक्स के या गालक के मिश्रण को नीचे गिराते हैं। मध्य भाग 2 शंक्वाकार भागों से मिलकर बना होता है। ऊपर वाले बड़े शंक्वाकार भाग को बॉडी और नीचे वाले छोटे शंक्वाकार भाग को हम वॉश कहते हैं। वॉश वाले हिस्से से ट्यूयर्स कनेक्ट होते हैं, जुड़े होते हैं, जिनसे हम गर्म वायु भेजते हैं, जिससे भट्टी का तापमान नीचे से ऊपर की ओर जाने पर क्रमशः घटता जाता है। इसके सबसे निचले हिस्से को हम चूल्हा कहते हैं, जिसमें 2 छिद्र होते हैं। निचले निकास छिद्र से हम पिघली हुई धातु को निकालते हैं, जबकि ऊपरी निकास छिद्र को से स्लैब को निकालते हैं। इस भट्टी में प्रगलन की प्रक्रिया होती है, और प्रगलन की प्रक्रिया क्या होती है उसको आप लिख सकते हो कि धातु या अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों को जब गालक के साथ गर्म किया जाता है तो वह गलनीय धातु मल में परिवर्तित हो जाता है, और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रगलन। तो ये ओवरऑल भाषा और उसका चित्र, ये चीज तो हमारी हो जाती है। अब जब हम बात करते हैं कि इसके रासायनिक समीकरण लिखो, तो देखो रासायनिक समीकरण को आपको याद करना पड़ेगा। देखो मैंने रासायनिक समीकरण में, आप लोग खुद से सोचो, अयस्क के पीसने में तो कोई समीकरण था नहीं, सांद्रण में भी कोई समीकरण नहीं था। समीकरण कहां से शुरू हुए थे, निस्तापन से और भर्जन से। तो हम इन्हीं समीकरणों को लिखने की एक बार कोशिश करते हैं, और उसके बाद फिर कौन से समीकरण पर तुरंत आ जाएंगे, प्रगलन के। आपको ये समीकरण अभी नहीं लिखना है, मतलब ये मैं समीकरण बार बार इसलिए लिख रहा हूं जिससे आपको याद हो जाए। तो मैं अभी निस्तापन और भर्जन के समीकरण को लिखने वाला हूं। यहां जो समीकरण लिखूंगा वो मैं कौन सा समीकरण लिखने वाला हूं, भर्जन वाला। और भर्जन में भी कौन सा समीकरण लिख रहा हूं, कॉपर की मेटलर्जी वाला। कॉपर की मेटलर्जी में हमने कौन सा अयस्क यूज किया था, कॉपर पायराइड, याद करिए, CuFeS2, CuFeS2 कॉपर पायराइड था। इसकी रिएक्शन हमने किससे कराई थी, ऑक्सीजन से। इसके कितने मोल लिए थे, 2 मोल लिए थे ना। तो आपको क्या मिला था, एक मिला था Cu2S, दूसरा क्या मिला था, 2 मोल्स ऑफ FeS प्लस SO2 गैस मिली थी, याद करिए। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, 2 मोल्स ऑफ Cu2S प्लस 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बराबर 2 मोल्स ऑफ Cu2O, सॉरी 2 मोल्स ऑफ Cu2O प्लस 2 मोल्स ऑफ SO2। और एक और तीसरा समीकरण पढ़ा था, 2 मोल्स ऑफ FeS प्लस 3O2 बराबर 2 मोल्स ऑफ FeO प्लस 2 मोल्स ऑफ SO2। ये हम पढ़ चुके थे, ये हमें अभी इस वाले क्वेश्चन में ये नहीं लिखना है। ये मैंने आपको इसलिए लिखा क्योंकि इनकी जरूरत हम यहां पर लिखेंगे। मतलब प्रगलन की प्रक्रिया में जो समीकरण इस्तेमाल होने हैं वो यहां से चलिए। देखो ये जो हमारे पास Cu2O था, ध्यान से समझिएगा, ये जो हमारे पास Cu2O था, ये देखो ऐसा नहीं है कि ये बदल गया इसमें और ये बदल गया पूरा इसमें और ये बदल गया इसमें, ऐसा नहीं होता है। ये लगभग रिएक्शंस परावर्तनी भट्टी में हुई थी, अब उसके आगे की प्रक्रियाएं हो रही है। मतलब हमारे पास जो सांद्रित अयस्क, सॉरी जो हमारे पास भर्जित अयस्क है, देखो अयस्क तो हमारा ये है कॉपर पायराइड। जब हमने इसका भर्जन किया तो कॉपर पायराइड किस में बदल गया, Cu2S में, FeS में, CuO में और FeO में, और बाकी तो गैस है तो गैस तो निकल गई। मतलब ये चारों चीजें हमें मिक्सचर के तौर पर मिल जाती हैं। मतलब ये जो चारों चीजें हैं ये एज ए मिक्सचर के तौर पर हमें मिल गई, और उस मिक्सचर को हमने क्या कह दिया, भर्जित अयस्क, रोस्टेड ओर कह दिया। अब देखो रोस्टेड ओर में होता ये है कि ये जो Cu2O है, ये वाला Cu2O इस FeO से रिएक्शन करता है, किससे रिएक्शन करता है, FeS से रिएक्शन करता है। अब देखो ये FeS से जब रिएक्शन करेगा तो हमको क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा Cu2S और प्लस Cu2S मिलेगा, और साथ में क्या मिल जाएगा, FeO मिल जाएगा। ठीक है। अब दूसरा रिएक्शन ये हो सकता है कि ये जो आपका FeS है, ये FeS है, इसकी रिएक्शन हो जाए किससे, ऑक्सीजन से, और आपको मिल जाए 2 मोल्स ऑफ FeO प्लस 2 मोल्स ऑफ SO2। ठीक है, 3 ऑक्सीजन से यूज होगा। तो आप बताओ ये जो FeS है, ये FeS जो है, ये जो आपका
अयस्क है, भर्जित अयस्क है, उसी के अंदर Cu2O के साथ रिएक्शन कर सकता है, और जो हम यहाँ गर्म वायु भेज रहे हैं उसमें भी ऑक्सीजन रहती है, तो वो FeS जो है वो उस ऑक्सीजन से भी क्रिया करके क्या बना सकता है, FeO। और यही वो पदार्थ है जिसको हम बोलते हैं कि ये पदार्थ कैसा है, अगलनीय पदार्थ है। ये गलता नहीं है, ये अगलनीय पदार्थ है, और हमारा टारगेट तो यही है ना कि यही अगलनीय पदार्थ हमारा अलग हो जाए। तो इसी को अलग करने के लिए हमने एक पदार्थ और मिलाया जिसका नाम था सिलिका, SiO2। ये हमने पदार्थ मिलाया, और ये पदार्थ किसका काम कर रहा है, गालक का काम कर रहा है। कहोगे सिलिका क्यों मिलाया, क्योंकि ये जो FeO था ये क्षारीय प्रवृत्ति का है, और इसको क्षारीय प्रवृत्ति को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम अम्लीय गालक लेंगे। और अगर मान लो ये जो हमारा अगलनीय अशुद्धि थी अगर वो अम्लीय होती तो हम कौन सा गालक लेते, क्षारीय गालक लेते। FeO और SiO2 की रिएक्शन होगी और हमको क्या मिलेगा, FeSiO3 मिल जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, आयरन सिलिकेट। और ये जो आयरन सिलिकेट बन गया है ये घनत्व में हल्का है, और यही बन गया हमारा धातुमल, जिसको हम बोलते हैं स्लैग। तो देखो हमारी कई सारी चीजें यहां कवर हो गई। अगर कोई हमसे पूछता है कि प्रगलन क्या होता है, तो बिल्कुल सीधी सी परिभाषा आपको क्या धड़ाधड़ बोल देनी है कि अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धि को जब गालक के साथ गर्म किया जाता है तो वो है अगलनीय अशुद्धियां गलनीय धातुमल में परिवर्तित हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को हम प्रगलन कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, प्रगलन प्रक्रिया किस भट्टी में होती है? सीधा सा आंसर है प्रगलन की प्रक्रिया बात्या भट्टी में होती है। तीसरा क्वेश्चन, बात्या भट्टी का नामांकित चित्र बनाओ। आप बना दोगे, नामांकित चित्र बनाकर वर्णन करो। तो अभी हमने वर्णन किया था, वही वर्णन आपको बोल देना है। चौथा क्वेश्चन, गालक क्या होते हैं? देखा ना, गालक क्या होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, गालक वह पदार्थ होते हैं, गालक वह पदार्थ होते हैं जो अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों को धातुमल में बदलने का काम करते हैं। अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों को धातुमल में बदलने का काम करते हैं। उन पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, गालक। और गालक जो है वो दो तरह के होते हैं, ध्यान से समझना। गालक हमारे कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। देखो गालक क्या होते हैं ये तो हमने अभी भी बोल दिया। गालक जिसको हम फ्लेक्स कहते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होता है अम्लीय गालक और एक होता है क्षारीय गालक। कौन सा होता है? एक होता है अम्लीय गालक और दूसरा कौन सा है? क्षारीय गालक। क्षारीय गालक। देखो अब यहां पर नाम भी थोड़ा सा याद कर लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। अम्लीय गालक जो हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उसका नाम होता है सिलिका, SiO2। इसका हम उपयोग करेंगे तो अयस्क में जो भी क्षारीय टाइप की अगलनीय अशुद्धि होगी वो निकल जाएगी। मतलब सिलिका एक अम्लीय गालक है और इसका उपयोग कहां करते हैं? क्षारीय प्रकार की अगलनीय अशुद्धियों को धातुमल में बदलने के लिए हम किस अम्लीय गालक का इस्तेमाल करते हैं? SiO2। देखो यहां पर जो FeO था ये हमारी थी अगलनीय अशुद्धि, ये क्षारीय थी, इसलिए हमने कॉपर की मेटलर्जी में कौन सा गालक इस्तेमाल किया? SiO2 इस्तेमाल किया। और अगर मान लो हमारा कोई ऐसा धातु होता जिसमें अशुद्धि ही अम्लीय होती तो उसको हटाने के लिए फिर हम किसका इस्तेमाल करते? क्षारीय गालक का। और जो क्षारीय गालक इस्तेमाल किया जाता है वो होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। आपको डायरेक्ट मिल जाए तो बढ़िया है, और डायरेक्ट नहीं मिलता है तो हम चूना पत्थर ले लेते हैं, CaCO3 ले लेते हैं। क्योंकि CaCO3 को जब हम गर्म करेंगे तो ये टूट जाएगा, CaO बना लेगा। और CaO जो है वो क्षारीय गालक है और अम्लीय अगलनीय अशुद्धि की क्रिया करके धातुमल का निर्माण कर लेता है। मतलब इन शॉर्ट अगर हम बोलें तो गालक क्या होते हैं, तो आप क्या बोलोगे? गालक वे पदार्थ हैं जो अगलनीय अशुद्धियों से क्रिया करके गलनीय धातुमल का निर्माण कर ले, उनको हम क्या बोलते हैं? गालक। गालक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से गालक? अम्लीय गालक, क्षारीय गालक। अम्लीय गालक का उदाहरण कौन सा है? SiO2। कब यूज किया जाता है? जब अशुद्धियां कैसी हो? क्षारीय। क्षारीय गालक कौन से हैं? कैल्शियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। कब यूज किया जाता है? जब अशुद्धियां कैसी हो? अम्लीय हो। एंड फाइनली गालक और अशुद्धियां जो मिलकर के जो पदार्थ बनाते हैं उस पदार्थ को हम बोलते हैं धातुमल। आपसे पूछा जाता है धातुमल क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियां और अगलनीय अशुद्धियां और जो गालक होते हैं उनको परस्पर अभिक्रिया के पश्चात जो पदार्थ बनता है वह पदार्थ धातुमल कहलाता है।
चूंकि इस धातुमल का घनत्व कम होता है, ये हल्का होता है, इसलिए ऊपर की तरफ तैरता है, इसको छानकर अलग कर देते हैं। एंड फाइनली आपको धातुमल पता चल गया, गालक पता चल गया, प्रगलन की प्रक्रिया पता चल गई और बात्या भट्टी पता चल गई और उसके जो समीकरण थे वो भी पता चल गए। देखो समीकरण आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। आप बिना टाइम गवाए हुए एक रफ कॉपी लीजिए और तुरंत सोचिए कि हमने निस्तापन में कौन से समीकरण लिखे थे। आप हेडिंग लिखिएगा निस्तापन और निस्तापन के समीकरण लिखिएगा, याद करिए। याद दिलाने के लिए मैं बताता हूं, Al2O3.2H2O गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा, Al2O3 + 2H2O। दूसरा समीकरण क्या लिखा था, FeCO3 गर्म करने पर क्या मिला था, FeO + CO2। तीसरा समीकरण क्या था, 2 मोल्स ऑफ AlOH का होल प्राइस गर्म करने पर क्या मिला था, Al2O3 + 3 मोल्स ऑफ H2O। याद आ गया होगा शायद निस्तापन का। भर्जन में कौन से समीकरण थे, आपको समीकरण में क्या याद होना चाहिए, S + O2 = SO2। हमने यहाँ लिखा नहीं है, क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि हमने उदाहरण किसका लिया, कॉपर की मेटलर्जी का लिया। अभी जब हम कॉपर की मेटलर्जी आपको पूरी सिखाएंगे तो फिर हम आपको पूरे समीकरण यूज करेंगे। बेहतर होगा अगर आप समीकरण को याद कर लें। S + O2 बराबर क्या था, SO2। 4AS + 3O2 बराबर क्या था, 2 मोल्स ऑफ AS2O3। उसके बाद क्या था, 2 मोल्स ऑफ CuFeS2 + O2 बराबर Cu2S + 2 मोल्स ऑफ FeS + SO2, ठीक है। उसके बाद Cu2S बदल रहा था, ये सब चीजें लिखी हुई थी। ये किसके समीकरण थे, भर्जन के। ये नहीं लिखना है हमें यहां से शुरू करना है। आपसे पूछा गया था इसके रासायनिक समीकरण दो, तो आप लिखेंगे भर्जन की प्रक्रिया के रासायनिक समीकरण निम्न प्रकार है और ये समीकरण उठा करके लिख दोगे। इस तरह से आप इस क्वेश्चन के आंसर को बेहतर तरीके से कर सकते हो। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। 2 नंबर में आपसे पूछा जाता है। अब कौन सा क्वेश्चन किस तरह से आता है आप अपनी एक्सरसाइज उठा करके देख लीजिए, पुराने साल के पेपर देख लीजिए। उम्मीद है आप सभी लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। नोट्स बनाने की थोड़ा कोशिश करिए, खुद से पॉइंट वाइज नोट्स बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि खुद का बनाया हुआ नोट्स खुद का होता है। बाकी नोट्स मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दूंगा, आप उस नोट्स से अपनी कॉपी कर सकते हैं, बट बेहतर होगा आप खुद से सीखें। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भेजिएगा। थैंक यू वेरी मच।